गुड मॉर्निंग जी, आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। सबसे पहले हम दर्शकों को कोरोना से ही जुड़ी बड़ी खबरें बताएंगे और बड़ी खबर यह है, पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज कोविड समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार को थामने की होगी। तो आपको बता दें कि कोरोना के मामले लगातार पंजाब में बढ़ते जा रहे हैं, मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, यानी मृतकों की संख्या में भी इजाफा बढ़ रहा है। ऐसे में आज दोपहर 3 बजे सीएम कैप्टन की अध्यक्षता में होगी कोविड समीक्षा बैठक कि आखिरकार कुछ और कड़े नियमों पर भी फैसला लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 157 लोगों की मौत हो गई, जबसे ज्यादा मौतें लुधियाना में हुई हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 7,327 नए मामले सामने आए हैं। पंजाब में अगर हम कुल एक्टिव केसों की बात करें तो 60,000 से ऊपर यह संख्या पहुंच गई है। लेकिन पंजाब का आंकड़ा आप देख लीजिए, लुधियाना में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और साथ ही साथ 24 घंटे में 7,327 नए मामले सामने आए हैं। पंजाब सरकार ने कोविड गाइडलाइंस की नई पाबंदियां लागू की हैं। नए नियम के मुताबिक पंजाब में 15 मई तक ठेके बंद रहेंगे। शराब के ठेके 15 मई तक बंद रहेंगे। कार में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकेंगे। अगर आप बाइक से सफर कर रहे हैं, यानी 2 व्हीलर पर सफर कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही शख्स अलाउड होगा। एक ही परिवार के 2 सदस्य 2 व्हीलर पर बैठ सकते हैं। पंजाब में बाय एयर, बाय रोड या अन्य तरीके से आने वालों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। वैक्सीन की 1 डोज भी जरूरी लगी होनी चाहिए। सभी तरह के धार्मिक स्थल शाम 6 बजे तक बंद करने होंगे। प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद और चर्च में भीड़ ना हो। शादी या अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में सिर्फ 10 ही लोग शामिल हो सकते हैं। टोल प्लाजा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को भीड़ इकट्ठा नहीं करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर, सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सिर्फ फल और सब्जी बेचने वालों को ही मंडी में रेहड़ी लगाने की इजाजत होगी। अगर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर होल्ड करके रखेगा तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होगी। बैंक और अन्य सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ के साथ काम करने की परमिशन मिली है। तो पंजाब में नई कोविड गाइडलाइंस हैं, आपको ये बता रहे हैं। वैक्सीन की 1 डोज भी जरूरी है। अगर आप पंजाब में एंट्री कर रहे हैं तो आपको वैक्सीन की डोज लगाना होनी जरूरी है। साथ ही साथ आपको अपनी रिपोर्ट दिखानी होगी। कार में सिर्फ 2 लोग सवार हो सकते हैं। 2 व्हीलर पर 1 शख्स ही बैठेगा। हाँ, अगर वो परिवार के 2 सदस्य हैं तो बाइक पर 2 सदस्य परिवार के ही हैं तो बैठ सकते हैं। ये बहुत सारे नियम बनाए हैं सरकार ने, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी वजह से यह फैसला लिया गया है। वहीं पंजाब की मुख्य सचिव विन्नी महाजन ने कोविड मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में कदम उठाते हुए सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि सभी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन और कंसंट्रेटर कार्यशील बनाए जाएं। इसके अलावा जिलों को 809 वेंटिलेटर भी दिए गए हैं। कोविड मरीजों के घर तक जरूरी खाना समेत अन्य सामान पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम को यकीनी बनाने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि वैक्सीनेशन के तीसरे दौर के लिए 3,29,830 खुराक है और जल्द वैक्सीनेशन का तीसरा दौर शुरू कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव विन्नी महाजन ने निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अस्पतालों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं और वर्क फ्रॉम होम पर काम ज्यादा करने की जरूरत है, ये उन्होंने कहा है। सभी निजी कंपनियों को कहा है कि वो अपने कर्मचारी को दफ्तर ना बुलाकर वर्क फ्रॉम होम ज्यादा कराएं। वहीं कोरोना के मरीजों के इलाज की समीक्षा को लेकर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने सिविल सर्जनों के साथ एक वर्चुअल बैठक की है और राज्य के गांवों में कोरोना टेस्टिंग में बढ़ोतरी करने के निर्देश उन्होंने जारी किए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना को लेकर लापरवाही हाई रिस्क हो रही है, मरीजों की मौत की वजह साबित हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे सभी मरीजों को कोरोना फतेह किट मुहैया कराई जाए। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने भी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। पंजाब में टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर देने की उन्होंने बात कही कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए। गांव में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने के उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। कोरोना को लेकर लापरवाही हाई रिस्क मरीजों के बात में आ रही है। होम आइसोलेशन पर रह रहे मरीजों के भी खास ध्यान रखने की उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। वहीं अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने लोगों से कोरोना काल में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से अपील की है कि मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाएं। साथ ही लोगों से अपील की है कि यूथ अकाली दल की प्लाज्मा डोनेट मुहिम को हर जरूरतमंद परिवार तक पहुंचाया जाए।
ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਓ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਡੇਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਕੇ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ। तो यूथ अकाली दल ने प्लाज्मा डोनर्स का असी सिस्टम बनाया है, असी डोनर्स की लिस्ट इकट्ठी की है। तो असी 3 नंबर मैं थोड़े राही टीवी राही मीडिया राही मैं 3 टैलीफोन नंबर देना चाहना। जिस इंसान को जिस हॉस्पिटल में पंजाब जिस व्यक्ति को प्लाज्मा की लोड़ है, क्योंकि प्लाज्मा नाल जाना बच सकदियां कोविड दियां। सो वो नंबर है 9908000013। मैं फिर तो रिपीट करदा, पहला नंबर है 9908000013, पहला मोबाइल नंबर आया जी। दूजा मोबाइल नंबर है 9779171507। तीजा नंबर है 8427544763। आ 3 नंबर साडे मोबाइल तुसीं नोट कर लो। इत्थे साडे यूथ अकाली दल दे हैल्पलाइन दे विच मैंबर बैठे है। जिथे भी तुहानूं लोड़ है, किहड़ी हॉस्पिटल च लोड़ है, तुसीं उन्हां दस दिओ। मैनूं बड़ी खुशी है कि पिछले 2 दिनां च तकरीबन 20 परिवारां नूं असीं मदद कर चुके हैं। तो 20 परिवारां नूं जिन्हां नूं अपनी प्लाज्मा की लोड़ सी पंजाब के कोने कोने तो असीं उन्हां नूं जल्दी जल्दी डोनर भेज के उन्हां दी समस्या हल कराई। वहीं हरियाणा में आज से 7 दिनों तक पूर्ण लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। 7 दिनों तक सारे हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने इस बाबत जानकारी दी। साथ ही विरोधियों से भी इसमें सहयोग करने की अपील की। उन्होंने विपक्षी दलों से भी इसमें सहयोग करने की अपील की और निजी अस्पतालों को भी कोरोना संक्रमितों की सही देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पूर्ण लॉकडाउन को जरूरी बताया है। तो हरियाणा में 7 दिन तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा आज से। फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं और अब ये अगले रविवार यानी 9 तारीख तक 10 सवेरे तक अभी जो लॉकडाउन है वो रहेगा, कंटिन्यू रहेगा और सारे प्रदेश में रहेगा। मेरी अपील है सब लोगों से कि भय का वातावरण न बनाए, ना लोग बनाए, ना सरकार की ओर से कोई इसका स्टेटमेंट आना चाहिए, ना विपक्ष की ओर से आना चाहिए, ना जनता की ओर से आना चाहिए और न ही मीडिया की ओर से आना चाहिए। इस समय एक सकारात्मक भूमिका सबको निभानी है। ये लड़ाई ऐसी है जिसको हम सबको लड़ना है, सब मिल करके कोरोना के साथ लड़ाई लड़नी है। हमारी आपस की लड़ाइयाँ कोई देखनी होगी, विपक्ष के साथ या किसी और के साथ कोई साफ तब चुपता करना होगा तो इसके बाद कर लेंगे। हरियाणा में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। लगभग 1 लाख एक्टिव मरीज हो गए हैं कोरोना के और 15,000 के करीब रोजाना इसमें नए मरीज जुड़ रहे हैं। इसकी चेन को एक बार तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 1 सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। बाकी सारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हैं, हम सारे इंतज़ाम कर रहे हैं और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिले उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब चंडीगढ़ के। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। जिस तरह हम जानकारी दें, हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गेहूं की खरीद पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान किसानों को मंडियों में गेट पास भी जारी नहीं किए जाएंगे। सरकार ने किसानों से अपील किया कि लॉकडाउन के दौरान किसान घरों पर ही रहें, बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकले। सरकार के मुताबिक 2 मई तक 83.53 लाख टन गेहूं मंडियों में आ चुका है। अब तक कुल 80.51 लाख टन गेहूं की खरीद भी हो चुकी है। 2 मई तक करीब
आपको बता दें कि 9,270 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जा चुके हैं। ये सरकार का दावा है। मंडियों में खरीदे गए गेहूं का उठान दैनिक आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में 7 दिन का लॉकडाउन क्या खुल गया कि क्या बंद। 3 मई से 10 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हरियाणा, आपको बता दें, लॉकडाउन हरियाणा के मुख्य सचिव ने जारी निर्देश किए। सभी नागरिकों को घरों में रहने के ही निर्देश जारी किए। पैदल या वाहन पर, सड़क या सार्वजनिक जगहों पर घूमने पर पाबंदी लगाई गई है। लॉ एंड ऑर्डर या आपात सेवाओं में ही तैनात लोगों और सेवाओं को छूट है। और वहीं आपको बता दें, नगर निगम सेवाओं, पुलिस, सेना के वर्दीधारी कर्मचारी को छूट। स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को छूट दी जाएगी। कोविड-19 को लेकर काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को छूट। परीक्षार्थियों और परीक्षा की ड्यूटी पर जाने वालों को भी छूट रहेगी। जरूरी चीजों के निर्माण में लगे लोगों पर कोई रोक नहीं होगी। राज्य के अंदर बाहर जरूरी चीजें ले जा रहे वाहनों को पास दिए जाएंगे। ये पास लोडिंग और अनलोडिंग जगहों को वेरिफिकेशन के बाद ही जारी होंगे। नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, मेडिकल सेवाओं को छूट रहेगी। स्वास्थ्य कर्मियों, अस्पताल की सहायता के लिए जरूरी सेवाओं के आवागमन को भी मंजूरी दी गई है। भोजन की बात की जाए या मेडिकल उपकरण के डिलीवरी पर रोक नहीं रहेगी। रेस्टोरेंट और होटल आदि केवल होम डिलीवरी के लिए खोले जाएंगे। पेट्रोल पंप पर एलपीजी गैस आदि के स्टोर आउटलेट खुले रहेंगे। खेती से जुड़े कामों के लिए किसानों और मजदूरों के आवागमन पर छूट रहेगी। वहीं बागवानी के इस्तेमाल में होने वाले उपकरणों के लिए राज्य के अंदर और बाहर जाने में छूट रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए आने जाने वाले यात्रियों को भी अनुमति ले चुके विवाह समारोह के लिए शर्तों के साथ छूट रहेगी। ये हम आपको तमाम छूटें दिखा रहे हैं। कार्यक्रम के लिए 30, आउटडोर के लिए 50 लोगों को मंजूरी। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। क्या खुला क्या बंद रहेगा ये जान लीजिए, क्योंकि हरियाणा में 7 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है। अगर आप रेलवे स्टेशन जाते, एयरपोर्ट जाते तो आपको छूट रहेगी। शादी समारोह में आपको छूट रहेगी। इंडोर कार्यक्रम के लिए 30 और आउटडोर के लिए 50 लोगों की परमिशन होगी। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थामने के लिए खुद अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पलवल, नूंह, रेवाड़ी और फतेहाबाद जाकर कोविड से निपटने के बंदोबस्त की समीक्षा करेंगे। तो 22 की 22 जिलों का वो दौरा कर रहे हैं और आज उनका जो दौरा है आपको बता दें, पलवल में रहेगा, नूंह रहेगा, रेवाड़ी रहेगा। तो आज इन 3 और इसके अलावा फतेहाबाद जिले का भी वो दौरा करेंगे। अब आपको हरियाणा की कोरोना रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा में कोरोना के आपको बता दें 13,322 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 145 मरीजों की मौत हो गई है। यानी हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। हरियाणा में आपको बता दें 13,322 नए मामले, 145 मरीजों की मौत हो गई। ये अब परेशानी करने वाला आंकड़ा आ रहा है हरियाणा से, क्योंकि 145 मरीजों की मौत हो रही है। यानी हर दिन जो मृतकों का आंकड़ा है कोरोना की वजह से वो बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोविड की स्थिति से निपटने के इंतजामों की समीक्षा की और अधिकारियों से ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर इंजेक्शन और बेड की उपलब्धता के बारे में रिपोर्ट तलब की। मुख्यमंत्री के आगमन से गुरुग्राम में ऑक्सीजन सप्लाई में सुधार देखा गया। साथ ही सीएम ने गुरुग्राम में ऑक्सीजन की कमी पर भी जानकारी ली। इसी दौरान बैठक में जिला उपायुक्त, एमसीजी कमिश्नर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने समीक्षा बैठक की, कोरोना से कैसे निपटा जाए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो फरीदाबाद और गुरुग्राम के अंदर मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उसी के मसले पर यह बैठक हुई। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। दुष्यंत चौटाला ने ऑक्सीजन कंटेनर पर लगने वाले जीएसटी को हटाने की मांग की है। दुष्यंत चौटाला ने मांग की है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर टैक्स को फ्री किया जाए, ताकि लाखों लोगों को आसानी से इलाज मिल सके। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इसके लिए वित्त मंत्री सीतारमण को ये चिट्ठी लिखी है। हरियाणा में नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कोरोना से निपटने में सरकार को समर्थन का भरोसा जताया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह समय राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर कोरोना से लड़ाई लड़ने का है। इस लड़ाई में हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह कोरोना के फैलाव को रोके। वहीं हुड्डा ने सरकार पर कोरोना मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन, दवाई उपलब्ध कराने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। सरकार को लॉकडाउन के दौरान मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों का समुचित इंतजाम करना चाहिए, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग की।
अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जादू बरकरार है। 2/3 बहुमत के साथ टीएमसी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पार्टी 214 सीट हासिल करने में कामयाब रही, तो वहीं नंदीग्राम में कड़े मुकाबले में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। जहां टीएमसी की जीत को ममता बनर्जी ने बंगाल की जीत बताया, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब तक बीजेपी 77 से ज्यादा सीटों पर कब्जा कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस और लेफ्ट का यहां पूरी तरह सफाया हो गया। ममता चुनाव जरूर जीत गई, लेकिन टीएमसी की सीटें करीब करीब उतनी ही हैं जितनी 2016 में थी, जबकि बीजेपी ने इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। 2016 में 3 सीटों वाली पार्टी ने 78 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट तो पूरी तरह से साफ हो गए। खुद नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हार मिली। दीदी, ओ दीदी, आई बोले दीदी दीदी। बंगाल ने वाह दीदी वाह कहकर बता दिया कि चुनाव में बीजेपी की हार का बड़ा कारण दीदी और दीदी भी बना। चुनाव नतीजों ने साबित किया कि महिलाएं साइलेंट वोटर थी, और ये साइलेंट वोटर दादा नहीं दीदी के साथ थी। जिस तरह ममता दीदी और दीदी के तंज से चिढ़ रही थी, उसी तरह शायद बंगाल की महिलाएं भी प्रधानमंत्री के इस तंज के खिलाफ थी। তার আগে আপনাদের আমি অনুরোধ করব, বিজয় মিছিল এখনই না করে কোভিডে অনেক মানুষ আক্রান্ত, বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়। बंगाल में टीएमसी की विजय और बीजेपी की पराजय पर टीएमसी सांसद काकुली घोष ने प्रधानमंत्री के दीदी और दीदी वाले तंज का जवाब दिया। काकुली घोष ने कहा, दीदी और दीदी बोलने वाले दादा कहां गए। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने एक महिला पर अपमानजनक कटाक्ष दीदी और दीदी का मुंहतोड़ जवाब दिया। बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी भी रैलियां की, उन सभी में उन्होंने ममता बनर्जी को दीदी और दीदी कहकर संबोधित किया। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। इस संबोधन से ममता बनर्जी कई बार चिढ़ी। आई बोले दीदी दीदी। कई बार टीएमसी ने आपत्ति जताई और इसे महिलाओं का अपमान बताया, लेकिन बंगाल की महिलाओं ने ये कभी जाहिर नहीं होने दिया कि दीदी और दीदी महिलाओं का अपमान है या नहीं। पता तब चला जब महिलाएं जनादेश सुना चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यहाँ पर जो स्थिति थी ये बड़ी दिलचस्प रही। जिस तरह हमने दिखाया कि एक रिपोर्ट किया है, पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि इन नतीजों का असर भविष्य के चुनावों पर भी दिखेगा। उन्होंने कहा कि साफ है कि क्षेत्रीय दल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਬੰਗਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत पर पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भगवंत मान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। भगवंत मान ने ममता बनर्जी से कहा कि व्हील चेयर से सीएम तक चेयर तक। टीएमसी की जीत पर बोले भगवंत मान, उन्होंने कहा कि व्हील चेयर से सीएम की चेयर तक।